हेलो स्टूडेंट्स, तो CSIR स्क्वायर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 16 सितंबर को जो हमारा CSIR नेट का एग्जाम हुआ था फिजिकल साइंस का, उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हम सबसे पहले ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक हैमिल्टोनियन गिवन है। हैमिल्टोनियन किस फॉर्म में गिवन है हमारे पास? H इज इक्वल्स टू AI प्लस B सिग्मा X प्लस C सिग्मा Z सिग्मा Y। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होती है स्टूडेंट्स, वो हमें पता है क्या होती है, पाउली स्पिन मैट्रिसेस होती हैं, जिनका वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में कितना होता है, 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म में ये होता है। और हमें पता है कि पाउली स्पिन मैट्रिसेस जो अगर 2x2 के फॉर्म में होती हैं तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या हुए, हमें 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमको सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है कि इफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू इज ऑफ द फॉर्म, कि हमारे पास एक आइगन वेक्टर आएगा जो कि नॉर्मलाइज्ड होगा और वो इस फॉर्म का होगा, किसके करस्पॉन्डिंग? इस हैमिल्टोनियन की जो भी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन का अप्रोच क्या होगा? अप्रोच ये होगा कि भैया सबसे पहले हम एक हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे, इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू निकालेंगे, कुछ आइगन वैल्यूज आएंगी, चूंकि 2x2 की मैट्रिक्स है इसका मतलब है कि कितनी आइगन वैल्यूज आने वाली हैं, 2 आइगन वैल्यूज आने वाली है। 2 आइगन वैल्यूज में से हम सबसे पहले देखेंगे कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, उस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। वो जो कुछ भी आइगन वेक्टर आएगा उसको इस गिवन फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे y के जगह पे जो कुछ भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें पता है कि आइडेंटिटी I इज 2x2 मैट्रिक्स, तो हम जल्दी से इनकी वैल्यूज रख देते हैं। A 1 0 0 1 प्लस B सिग्मा एक्स का वैल्यू वहाँ से हम निकाल लेते हैं, कितना हमें पास पता है, सबको याद होना चाहिए ये 0 1 प्लस C सिग्मा y का वैल्यू कितना होता है 0 माइनस I और 0। इसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, जो लग रहा है करो, और ये क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास A B माइनस IC B प्लस IC और A। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मैट्रिक्स आ गया। अब इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, A माइनस लैम्डा I का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, सिमिलर आप इसको कर दो, H जो भी आपका मैट्रिक्स है इसमें A माइनस लैम्डा B माइनस IC B प्लस IC A माइनस लैम्डा, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले आओ, 0 कर दो, इसको अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास H माइनस लैम्डा I। इसको कैसे सॉल्व करोगे, A माइनस लैम्डा इंटू A माइनस लैम्डा माइनस B माइनस IC B प्लस IC इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा ये, A स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2A लैम्डा माइनस, ये सिंपल हो जाएगा B A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस I स्क्वायर C स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2A लैम्डा प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे जो कि इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। वो कैसे हम निकाल लेंगे, यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं उसको जल्दी से। लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस B, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A, वही हम यहाँ रखेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस B, माइनस क्या है माइनस 2A, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर का हो जाएगा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस 4A है हमारे पास 1, कोएफिशिएंट इज 1 1 C हमारे पास क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2A प्लस माइनस अंडर रूट 4A स्क्वायर, ये इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर से 4A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 4 बाहर निकाल लोगे और जैसे बाहर आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2, इस 2 से इस 2 को कॉमन निकालो, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई, A प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसकी 2 आइगन वैल्यूज आ गई। अब ये 2 आइगन वैल्यूज जब आ गई तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट कौन सी होगी, प्लस वाली इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी। तो हमारी जो आइगन वैल्यू जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो कौन सी होगी, A प्लस अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
अब इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यदि हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो उसका बहुत आसान सा तरीका होता है। क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू 0। इसको हमको सॉल्व करना होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया हुआ है, तो अब हम इस लैम्डा को यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है लैम्डा इसकी जगह रख देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस आई सी। इसके बाद यहाँ आ जाएगा b प्लस आई सी, और यहाँ आ जाएगा a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा मुझे यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसे मिटाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास एक वेक्टर x एक वेक्टर y इज इक्वल्स टू 0 0। कुछ नहीं करना है, इसको a से a कैंसिल हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y b माइनस आई सी इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास b प्लस आई सी, ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई और ये माइनस y अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या था? ये y नीचे वाले कंपोनेंट को निकालना है। तो इसके सिंपल यहाँ से निकाल लो, y को x की टर्म में निकाल लो, तो ये हमारे पास ये 0 है, ये इधर चले जाएगा, इसको इक्वेट करके यहाँ इक्वेट कर दो, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? b प्लस आई सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। तो हमारा जो आइगन वेक्टर ये है, ये हमारा आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा? x b प्लस आई सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स। हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ये जो भी आइगन वेक्टर आया है ये क्या आया है? नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1, और ये नॉर्मलाइजेशन हमारे पास आ जाएगा 1/√2। ये हमारे पास आइगन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। गिवन आइगन वेक्टर हमारे पास ये था। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा निकल के? y इज इक्वल्स टू आ जाएगा b प्लस आई सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये आपका कौन सा आईडी है? क्वेश्चन आईडी जो है ये है 17 और इसका आंसर है 65। आंसर आईडी है इसकी 65, जो कि ऑप्शन ए है। ये इसका सही आंसर है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो बहुत आसान सवाल हैं उनमें से एक सवाल था। और सवाल ये था कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया हुआ है जिसका एक छोटा सा पार्ट हमें डिपिक्ट करके बताया हुआ है कि हमें कौन से पार्ट को कंसीडर करना है। तो क्या डायग्राम, क्या हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का छोटा सा पार्ट है जिसमें कि एक आर्क है और उस आर्क की रेडियस कितनी है? r है। इसमें I करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। हालांकि डायरेक्शन का यहाँ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई सवाल नहीं पूछा गया। हमसे सवाल क्या पूछा गया है? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द आर्क इज। तो हमें इस O पे, जो इस आर्क का सेंटर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला याद था कि किसी भी सर्कुलर पाथ में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 4πr, जहाँ पे म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है, I इज द करंट, थीटा इज द एंगल विच इन केस ऑफ अ सर्कुलर कम्स आउट टू बी 360 डिग्री, एंड in this case it turns out to be 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू पाई, और r जो है वो इसकी रेडियस है। कुछ भी नहीं करना हमें, क्योंकि हमारे पास हाफ सर्कुलर या आर्क दिया हुआ है जिसका एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे पाई एंगल बनेगा। तो हमको यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख देना है? पाई रख देना है। जैसे ही आप थीटा की जगह पाई रखोगे तो म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय 4πr, पाई से पाई कैंसिल, b क्या आ जाएगा आपका? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। ये आपका आंसर है। अब सर आप पूछ सकते हो कि हमें ये बताओ कि भैया ये O पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाली I के कारण भी तो आएगी और इस वाली I के कारण भी आएगी, तो फिर आप उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? आप सिर्फ इस R को कंसीडर क्यों कर रहे हो? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को कंसीडर करोगे या इस वाले पार्ट को कंसीडर करोगे, जो तो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। और जैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो b कितनी हो जाएगी? 0। उसे कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं।
हमारा जो अगला सवाल है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। इसमें हमको ये भी बहुत इजी पीजी सवाल था। इस सवाल में क्या था, हमें 2-3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे और हमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ दीज कैन बी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऑफ अ ब्रेवाइल लैटिस इन 2 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स और भैया बहन दीदी जो कोई भी आप देख रहे हो, आपको ये पता है कि 2 डायमेंशनल में ब्रेवाइल लैटिस के 5 फॉर्म हो सकते हैं और 5 ही हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा हो सकता है कि जो एक मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर किस तरीके का, इस तरीके का बनता है। यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगला वाला हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। ऑर्थोरोम्बिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो उसको हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। तो इसमें एक यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर पे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा इसी का एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर पे भी एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, टेट्रागोनल। कौन सा होता है, टेट्रागोनल मतलब स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर में ही हमारे पास कॉर्नर पे सेंटर्ड होते हैं। और चौथा होता है हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कौन सा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल जिसकी 6 जिसमें 6 आर्म्स होती हैं, ये हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके भी कॉर्नर्स पे एटम्स जो होते हैं वो रिसाइड करते हैं। हमसे सवाल में 3 स्ट्रक्चर दिए गए थे। कौन सा दिया गया था, पहला एक ट्रायंगल दिया गया था, दूसरा एक इस तरीके का रेक्टेंगल दिया गया था और तीसरा एक हमें हेक्सागन दिया गया था। ठीक है, और हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा 2 डायमेंशनल में ब्रेवाइल लैटिस हो सकता है। हमको पता है कि भैया ब्रेवाइल लैटिस जो है ये 5 फॉर्म ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और इन 5 में से भी ये वाले जो 4 है ना, जिनमें कॉर्नर पे एटम बैठे हुए हैं, यही प्रिमिटिव होते हैं और ये वाला क्या होता है, सेंटर्ड होता है। और हमसे सवाल में प्रिमिटिव स्पेसिफिकली मेंशन करके पूछा गया, इसका मतलब है कि सेंटर्ड होने की पॉसिबिलिटी खत्म। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि ये 3 स्ट्रक्चर जो है, ये अगर आपको ये 5 फॉर्म याद थे तो आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये देखना था कि ये 3 स्ट्रक्चर इन चारों में से कहाँ कहाँ फिट होते हैं। ये वाला तो सीधे फिट होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद हेक्सागन भी फिट होता है, हेक्सागन में भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्रायंगल कहाँ फिट होगा? अब आप कह सकते हो भाई साहब कि ट्रायंगल तो हम यहाँ बना के फिट कर सकते हैं, यहाँ बना के फिट कर सकते हैं। बना सकते हो, लेकिन फिर वो प्रिमिटिव नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि सिर्फ ये वाला और ये वाला प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है और इसका आंसर क्या होगा, 1 नहीं है। तो कौन सा वाला, ऑप्शन आईडी 203, ये क्वेश्चन आईडी है 51, क्वेश्चन आईडी है ये 51 और ऑप्शन आईडी कितनी हो जाएगी इसकी 203। इसमें एक हमारा प्रिमिटिव नहीं है, ये और ये है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो न्यूक्लियर फिजिक्स से था और स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड था। और सवाल हमारे पास ये पूछा गया था, द टेंसर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट न्यूट्रॉन न्यूक्लियस 2H1 इज। कुछ भी नहीं था इसमें। टेंसर कंपोनेंट क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स का? टेंसर कंपोनेंट मतलब होता है, हमारे पास पता होता है कि कोई भी फोर्स जो होता है हमारे पास वो या तो सेंट्रल होता है या नॉन सेंट्रल होता है। अब हमारे पास यदि वो सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, आर डिपेंडेंट फोर्स जो भी होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। और नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो कि आर के साथ साथ थीटा, फाई, रो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है, जो आर, थीटा, फाई ऐसे कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये यही पूछ रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसके नॉन सेंट्रल होने का क्या रीज़न है। न्यूट्रॉन प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व की थी तो उसमें देखा था कि न्यूट्रॉन प्रॉब्लम की जो ग्राउंड स्टेट आती है वो कितनी आती है, 3s1 आती है। ऐसे स्टेट है, इसका मतलब है कि इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि जो इसका क्वाड्रोपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट EQM जो है इसका, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन न्यूट्रॉन के मामले में हम जब उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि भैया इसका जो EQM है ना, जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट है, वो 0 ना आके कितना आ रहा था, कुछ वैल्यू हो रही थी, याद है, याद होनी चाहिए। वो कितनी होती है, 0.00282 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर।
अगर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट की कोई वैल्यू आ रही है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि जो भी चार्ज है या जो भी वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट में वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है कि उसका जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ आर डिपेंडेंट ना होके थीटा फाई या आर के अलावा और कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड कर रहा होगा, और जैसे ही वो आर के अलावा और कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है वो सेंट्रल फोर्स ना होके नॉन सेंट्रल फोर्स हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंसर फोर्स। बस, तो इसका आंसर यही था कि भैया जो ड्यूट्रॉन होता है वो एक नॉन जीरो क्वाड्रोपोल मोमेंट लिए हुए होता है, इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, टेंसर कंपोनेंट लिया हुआ होता है, नॉन सेंट्रल होता है। बस इतना सा खेल था। ओके, अगला सवाल जो है हमारा वो क्वांटम मैकेनिक्स से है, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्पेसिफिकली क्या है, पर्टर्बेशन थ्योरी से है, जहाँ पे हमको एक हैमिल्टोनियन दिया था और उसमें हमें एक पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, और हमको ये बताना है कि उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी जब हम वो पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन लगा देंगे। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन गिवन था वो क्या था, हैमिल्टोनियन गिवन था हमारे पास H इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x² प्लस h क्रॉस अपॉन ओमेगा अंडर रूट 512 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव m ओमेगा x² डिवाइडेड बाय h क्रॉस। अब हमको पता है पर्टर्बेशन थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा जो होता है वो रिजल्टेंट हैमिल्टोनियन होता है, और रिजल्टेंट हैमिल्टोनियन जो होता है वो हमारे ओरिजिनल हैमिल्टोनियन H0 प्लस पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन जो है हमारा वो ये है। तो हमको जब भी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना होता है तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास E1 डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी साई नॉट स्टार ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ x इंटू हमारा पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन, और फिर उसके बाद साई x dx। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन काय का दिया हुआ है, यहाँ पे H0 क्या है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कितना होता है, वो होता है हमारे पास m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव m ओमेगा x² डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस। ये हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होता है। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका हमारे पास चूंकि ये पूरा रियल फंक्शन है तो इसका कॉन्जुगेट भी यही हो जाएगा। हमको इसको यहाँ रखना है, h डैश की वैल्यू रखनी है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, गुणा भाग आप कर लेना। गुणा भाग करने से क्या होगा कि h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 512, इसके बाद इसी को आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा की पावर 1/2। इसके बाद h डैश है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये सेम वैल्यू हो जाएगी तो ये फिर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा 2m ओमेगा x² अपॉन h क्रॉस। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो तो ये हमारे पास हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 512 m ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई h क्रॉस की पावर 1/2 इंटीग्रेशन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव 2m ओमेगा x² डिवाइडेड बाय h क्रॉस। अब हमको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव अल्फा x² dx क्या होता है हमारे पास, पाई बाई अल्फा। इस वाले इंटीग्रल का सोल्यूशन सिर्फ इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 512 m ओमेगा पाई h क्रॉस की पावर 1/2 अंडर रूट पाई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2m ओमेगा अपॉन h क्रॉस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m ओमेगा, h क्रॉस यहाँ गया, ये भी इसको स्क्वायर रूट ऐसा लिख सकते हैं 1/2 हटा के, ये पाई h क्रॉस से ये पाई h क्रॉस गया, m ओमेगा से m ओमेगा गया, ये h क्रॉस ओमेगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1024, ये हो गया हमारे पास h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 32। तो हमारे पास जो एनर्जी करेक्शन आ गया फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन वो क्या आ गया, E'1 इज इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा बाय 32। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कितनी होती है, हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो जो पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन के बाद टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, E इज इक्वल, ये E0 है तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास E0 प्लस ये जो परटर्ब्ड एनर्जी आई है तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 32, ये हो जाएगा हमारे पास 17/32 h क्रॉस ओमेगा। ये हमारा आंसर है।
अगला सवाल जो है हमारा, वो अगला सवाल हमारा एटॉमिक फिजिक्स से है, और एटॉमिक फिजिक्स में जो हमारा कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उससे कि हमको जो टर्म्स दी थी उनको हमको एनर्जी के ऑर्डर में जमाना था। किस ऑर्डर में जमाना था? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज़ की, बढ़ती हुई एनर्जीज़ के ऑर्डर में हमको जमाना था। तो हमारे पास जो भी कार्बन का कन्फिगरेशन दिया था वो क्या दिया हुआ था हमारे पास 12C जो हमारा कार्बन का है वो क्या हुआ था 1s2 2s2 2p2। हमको जब टर्म्स निकालनी होती हैं तो हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ इस लास्ट वाले को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास क्या है p2 स्टेट है। p2 स्टेट क्या होती है हमारे पास? इक्विवेलेंट स्टेट होती है। इक्विवेलेंट स्टेट होती है। इक्विवेलेंट स्टेट की टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिट स्कीम का यूज़ करते हैं। ब्रिट स्कीम का यूज़ करने के लिए सिंपल सा क्या होता है कि हमारे पास यहाँ L का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब L का वैल्यू 1 हो गया, S का वैल्यू कितना होगा? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास S का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास L = 1 है यदि, तो हम कुछ भी क्या 0 होगा और 1 होगा, तो अब हम J की वैल्यूज़ निकालेंगे। J की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? L - S से कहाँ तक होती हैं? L + S तक होती हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है? टर्म्स निकालो। 1 0 - 1 1 0 - 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। आप इसको इस तरीके से लिख लेते हो। इस तरीके से लिखने के बाद तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? L = आ जाएगा 2, L = आ जाएगा 1 और L = आ जाएगा 0। मतलब कि आपकी एक टर्म आएगी D की, एक टर्म आएगी P की, एक टर्म आएगी S की। अब SPD की टर्म आ गई है। अब आपको क्या करना है कि जब आपके पास L जो होता है वो even होता है तो S जो होता है वो आप 0 लेते हो, और जब आपके पास L जो होता है वो ऑड लेते हो तो S जो लेते हो आप 1 लेते हो। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है। आपके पास L even की कौन कौन सी वैल्यू है? 2 की वैल्यू है, 0 की वैल्यू है। तो जब आप L = 0 लोगे, S = 0 लोगे तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी, आप टर्म को कैसे लिखते हो? 2s + 1 LJ। ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होता है जहाँ 2s + 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ओके, तो आप कुछ भी नहीं करना है। आपकी ये टर्म क्या हो जाएगी? J 0 हो गया, L 0 हो गया, S 0 हो गया। S 0 रखोगे तो 1, तो आपकी जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1s0। एक टर्म आपकी आ गई 1s0। अब L = 2 रख दोगे, ये L = 2 रखोगे और S 0 रखोगे तो आपके पास J कितना आ जाएगा? J आ जाएगा 2। तो आपकी टर्म क्या हो जाएगी? 1, L की जगह L2 है तो D, और J की जगह 2, तो एक 1D2 टर्म आ गई। अब आपके पास क्या करना है? L = 1 रखना है। जैसे ही आप L = 1 का रखोगे और S = 1 रखोगे तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L - S से आ जाएगी L + S तक, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0 1 2। तो अब क्या करना है? S1 है तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 3, तो मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 3 आ जाएगी टर्म्स, क्योंकि L = 1 है तो P और 0 1 2, ये हमने 3 टर्म्स निकाल दिया। हमारे पास क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि ये जो इक्विवेलेंट सिस्टम हमें कार्बन का दिया हुआ है, ये P2 जो दिया हुआ है, इसकी टर्म्स कौन कौन सी आ गई हमारे पास? इसकी टर्म्स हमारे पास आ गई 3p012 और क्या हो गई हमारे पास एक 1d2। अब हमको ये ऑप्शन में ये चारों ही टर्म दी थी, इन चारों टर्म को हमको एनर्जी के करेक्ट ऑर्डर में जमाना था। एनर्जी के करेक्ट ऑर्डर में जमाने के लिए हमारे पास क्या होता है? होन्स रूल होता है। होन्स रूल क्या होता है कि भैया जो भी हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी होती है, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो लोवेस्ट एनर्जी रखती है। तो इसमें से हमको हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी देखना है, तो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी कितनी है? ये इस तरीके से है 3p012। तो ये हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी है, इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी लोवेस्ट होगी। तो हमारे पास क्या होगा? इस तरीके का ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3p। अब इसमें J की वैल्यू देखना है हमें, 0 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इनमें से J सबसे नीचे कौन सा होगा? तो J के लिए क्या होता है? चूंकि P2 है हमारे पास, P हमारे पास इस तरीके से बनता है 1 2, तो ये लेस देन हाफ फिल्ड है। तो लेस देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए क्या होता है हमारे पास कि जो J की लोवेस्ट वैल्यू होती है उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है। ओके, तो जो कि लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 0। तो ये हमारे पास 3p0 3p1 3p2, और ये हमें पता ही था कि चूंकि मल्टीप्लिसिटी इसकी कम है, इसका मतलब है कि एनर्जी याद होगी तो 1d2। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस कौन सा बनेगा? 3p0 से ज़्यादा कौन सी होगी? 3p1 से ज़्यादा कौन सी होगी? 3p2 से ज़्यादा कौन सी होगी? 1d2। इसका आंसर है बी। दिस इज द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी क्वांटम मैकेनिक्स से ही है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारे पास। एक क्या क्वेश्चन था
द हैमिल्टोनियन फॉर अ स्पिन हाफ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू बी नॉट के। हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, B इज इक्वल्स टू दिया हुआ था बी नॉट के। और आगे क्या है, हैमिल्टोनियन क्या दिया हुआ था उस स्पिन हाफ पार्टिकल का, हैमिल्टोनियन वाज गिवन एज लैम्डा एस डॉट बी। ओके, वेयर एस इज दिस स्पिन इन यूनिट्स ऑफ एच क्रॉस। ठीक है, एस जो है वो एच क्रॉस की यूनिट्स में स्पिन दी हुई है। लैम्डा इज अ कांस्टेंट, द एवरेज स्पिन डेंसिटी इज, एवरेज स्पिन डेंसिटी जो है वो इस तरीके से दी हुई है फॉर एन एंसेम्बल ऑफ सच नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। देन हमें कैलकुलेट क्या करना था, डी बाई डी टी ऑफ एस एक्स हमें कैलकुलेट करना था, डी बाई डी टी ऑफ एस एक्स हमें कैलकुलेट करना था। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सिंपल पहला ही रूल पढ़ते हैं, जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, डी बाई डी टी ऑफ एनी क्वांटिटी ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई एच बार, कम्यूटेटर ऑफ दैट क्वांटिटी विद द हैमिल्टोनियन प्लस डेल ए बाई डेल टी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पिन का पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के साथ हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल टी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतने पार्ट को लेके चलना है। तो अब हमको क्या करना है, d अपॉन डी टी ऑफ एस एक्स हमें निकालना है। तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आई एच क्रॉस एस और हैमिल्टोनियन के साथ एस एक्स और हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर। अब हैमिल्टोनियन हमें निकालना है, हैमिल्टोनियन हमें दिया हुआ है लैम्डा एस डॉट बी और बी की वैल्यू के जेड डायरेक्शन में बस दी हुई है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, लैम्डा एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकाल लोगे आप लोग, इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लोगे बी की वैल्यू सिर्फ कितनी दी हुई है, बी नॉट के। तो ये सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये बी की डायरेक्शन में बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये हो जाएगा हमारे पास एस जेड बी नॉट। हैमिल्टोनियन इतना आ गया, इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू आप यहाँ रख दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आई एच बार एस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एस जेड लैम्डा बी नॉट। लैम्डा बी नॉट की वैल्यू आप बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा हमारे पास d अपॉन डी टी ऑफ एस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा बी नॉट डिवाइडेड बाई आई एच क्रॉस एस एक्स एस जेड। इसको आपको सीधे इनका आपको वैल्यू पता होती है कितनी होती है, अगर नहीं भी पता है तो आप एक और दूसरे तरीके से कर सकते हो। एस एक्स एस वाई को आप क्या कर लो, पाउली स्पिन मैट्रिसेस में बदल लो। पाउली स्पिन मैट्रिसेस में क्या होता है, पाउली स्पिन मैट्रिसेस का कम्यूटेटर क्या होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई सिग्मा जेड। इनका ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, एक्स और जेड है। अगर एक्स और जेड है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ ये हो जाएगा सिग्मा वाई। तो अब ये सिग्मा वाई हो जाएगा, इसका मतलब है कि आंसर में क्या आना चाहिए, एस वाई आना चाहिए। तो इसमें जो दो ऑप्शन है जिनमें एस एक्स का वैल्यू दिया वो तो खत्म हो जाती है, तो वाई वाले। अब वाई वाले को आप सॉल्व करोगे तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव लैम्डा अपॉन एच क्रॉस, क्योंकि आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एस वाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस CSIR नेट में जो 16 सितंबर के एग्जाम में आए थे फिजिकल साइंस में वो किए हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलते हैं। CSIR स्क्वायर एक ऐसी कोचिंग है जो आपके लिए CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है इसके फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंसेस की तैयारी करवाते हैं। साथ ही में UGC नेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी UGC नेट की तैयारी करवाई जाती है। और इसका जो UGC नेट का पेपर 1 होता है, पार्ट 1, हमने देखा होगा CSIR नेट वालों को ज़्यादा इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पार्ट ए होता है, UGC नेट में पार्ट ए काफ़ी मायने रखता है। वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का उसका पूरा वेटेज होता है। ओके, तो 50 क्वेश्चंस का उसका वेटेज होता है। तो UGC नेट में जो पार्ट ए होता है ना वो बहुत मायने रखता है, और हमारे इंस्टीट्यूट में CSIR स्क्वायर में इसकी भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके स्पेशलिस्ट और इसके एक्सपर्ट हमारे पास हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप CSIR स्क्वायर में आके जुड़ें, और अगले वीडियोज़ हमारे इस कोचिंग को, इस इंस्टीट्यूट को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अब आपके रास्ते पे आने वाले हैं। और अगले पार्ट में हम इनके इसी एग्ज़ाम में आए हुए अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।